आज अपने पार्टी 4 पढ़ेंगे, जिसमें 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद यानी 1815 के बाद में नेपोलियन ने क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और उसके बाद एक नई धारणा यानी एक विचारधारा आती है, रूढ़िवाद। तो देखिए, जो रूढ़िवाद का अर्थ है आपकी किताब के अनुसार, देखो रूढ़िवाद किताब के अनुसार ये देखिए कि रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। तो ये आप नोट्स बना सकते हो कि रूढ़िवादी या रूढ़िवाद का क्या अर्थ है। ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। उसे क्या कहता है, रूढ़िवाद कहते हैं। देखो, राजनीति यानी पुरानी परंपरा जो है वो स्थापित करना चाहता है वो, जैसे राजा का शासन है। और तेज बदलावों की बजाय क्या है कि क्रमिक धीरे धीरे परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे जल्दी जल्दी बदलाव, तो वो क्या है कि धीरे धीरे विकास चाहता है, तेज गति से नहीं। यानी साधारण शब्दों में लिया जाए तो रूढ़िवाद है वो तार्किक यानी वैज्ञानिकता का वाद पर जोर नहीं देता है और वो पुराने जो विचार है, परंपरागत विचार है, उस पर वो ज़्यादा ध्यान देता है, उस पर उस विचारधारा को ज़्यादा वो फॉलो करता है। तो उसे कहते हैं अपने रूढ़िवाद है। जो परंपरागत विचारधारा है, पुरानी विचारधारा है, उस पर वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे राजा का राजतंत्र, शासन विश्वास करना, कई ऐसी परंपरागत रूढ़िवादी विचारधारा है उस पर ध्यान देते हैं। तो ये आपका रूढ़िवाद का अर्थ है। अब देखिए आगे, यहाँ आप देख सकते हो कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारों रूढ़िवाद की भावनाओं से प्रेरित थी। यानी जो नेपोलियन है वो पूरी तरह से अपना फ्रांस पर कब्जा है वो कब कर लेता है, यानी 1804 में अपनी जो संहिता स्थापित करता है, जो नियम कानून कायदे फ्रांस के सब कुछ वो बदल देता है। और जिसके नेपोलियन संहिता के नाम से यानी नेपोलियन नागरिक संहिता के नाम से जाना जाता है। ये अपन पीछे पढ़ लिया था। तो अब देखो, नेपोलियन है वो क्या करता है, जनता को वो युद्धों में ही धकेल देता है। यानी वो ज़्यादातर क्या है, युद्ध युद्ध करता है। तो इससे जनता की हालत खराब हो जाती है। आर्थिक स्थिति है फ्रांस की वो काफ़ी यानी खतरनाक हो जाती है, यानी खराब हो जाती है। अब देखो, रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं, कि राज्य और समाज की स्थापित जो पारंपरिक संस्थाएं हैं, जिसे राजतंत्र यानी राजा का जो शासन है पहले स्थापित है वैसा ही होना चाहिए। चर्च, चर्च कौन होते थे, ये देखो धार्मिक जैसे गुरु होते थे, जैसे धर्म को वो अपना विचार है वो जनता तक पहुंचाते थे। और वो होते थे चर्च। काफ़ी ये यानी शक्तिशाली वर्ग था ये चर्च। चर्च है, पादरी है, ये अपन पीछे पढ़ा था। और सामाजिक ऊंच नीच है, संपत्ति है, और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। यानी रूढ़िवादी परंपराएं क्या थी, राजतंत्र को वो स्थापित रखना चाहते थे, चर्च में जो चर्च है उसको भी बनाए रखना चाहते थे, और सामाजिक ऊंच नीच है वो भेदभाव है वो भी वो बनाए रखना चाहते थे, खत्म नहीं करना चाहते थे। संपत्ति जिसके पास अधिक है या कम है वो भी वैसी वैसी रहनी चाहिए, और परिवार को बनाए रखना चाहिए। ये उनकी विचारधाराएं थी, किसकी, रूढ़िवाद की। अब देखो, फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापस नहीं यानी वापसी नहीं चाहते थे। देखो एक बार दोबारा देख लीजिए कि यानी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। तो नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने ये जान लिया था कि आधुनिकीकरण, राजतंत्र यानी आधुनिकीकरण, एक बार देख लीजिए कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। जो नेपोलियन है वो आधुनिकीकरण
राज यानी राजतंत्र जैसी परंपराओं संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादातर कारगर और मजबूत बना सकता था। तो नेपोलियन क्या है कि राज्य को अधिक ताकतवर और मजबूत बना सकता था और आधुनिकरण की प्रक्रिया भी स्थापित कर सकता था। तो ऐसी विचारधारा है नेपोलियन की। अब देखिए आगे आप ध्यान दीजिए, वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना और कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और क्या है भूदासत्व की समाप्ति यूरोप की निरंकुश राजतंत्रों की शक्ति प्रदान कर सकते थे। देखो इसमें एक बार आप ध्यान से देख लीजिए कि वो एक आधुनिक सेना चाहते थे, कुशल नौकरशाही होनी चाहिए, नौकरशाही का मतलब जो कर्मचारी होती है सरकार के वो, और गतिशील अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था वो चालू रहनी चाहिए ना, ऐसे नहीं कि बंद हो जाए। और सामंतवाद जो राजा के बाद में होते हैं ना सामंत, काफ़ी शक्तिशाली वर्ग था ये। और भूदासत्व है, जो भूमि के स्वामी होते थे वो अपने यानी दूसरे मजदूरों से या किसानों से वो काम करवाते थे। तो समाप्ति यूरोप में के निरंकुश राजतंत्रों की शक्ति प्रदान कर सकते थे। अब देखो 1815 में ब्रिटेन, देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन है ना एक यानी ऐसा हारने वाला नहीं था किसी एक देश से। यानी देखो यहाँ पर नेपोलियन इतना शक्तिशाली हो गया, पूरे विश्व को जीतना चाहते थे, यूरोप को पूरी तरीके से वो अपने अंडर में लेना चाहते थे। और बाद में देखो इसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है, फिर क्या है कि ये गठबंधन बनाते हैं, ब्रिटेन है, रूस है, पर्सा है, ऑस्ट्रिया है, ये मिलकर के नेपोलियन को क्या पराजित करते हैं और उसको 1815 में पूरी तरीके से नेपोलियन को हरा दिया जाता है। के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले थे। यानी ये वियना संधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वियना संधि के नाम से, कि सभी ने ब्रिटेन है, रूस है, पर्सा है, ऑस्ट्रिया, सब ने मिलकर एक वियना संधि पर हस्ताक्षर करवाए थे। इस सम्मेलन को कांग्रेस की मेजबानी ऑस्ट्रिया की चांसलर, ये देखिए नीचे कर लेते हैं कि इस सम्मेलन में मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है कि वियना की जो संधि की थी उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका था, किसने ये बनाई थी, तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था, ड्यूक मेटरनिक। मेटरनिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो मेटरनिक ने इस संधि को बनाई थी और इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 वियना संधि तैयार की, जिसका उद्देश्य क्या था, उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि वियना संधि है का चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने बनाई थी और उसके प्रतिनिधियों ने, अन्य देश है जो, उन्होंने वियना संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1815 में। और जिसका उद्देश्य क्या था, यानी इस वियना संधि का क्या उद्देश्य था, तो कई सारे बदलावों को क्या है खत्म करना। यानी जो नेपोलियन ने जो अपनी नागरिक संहिता बनाई थी, अपने जो नियम बनाए थे, जो भी उन्होंने परिवर्तन किया, उनको नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए। देखो उसने जो भी बदलाव किए थे, किसने, नेपोलियन ने अपना जो राज किया था उस समय में जो भी उन्होंने चेंज किया उसको सारे हटाना था, सभी के सभी। यानी फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया था। यानी ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, तो ये सभी ने क्या है कि मिलकर के वापस बुर्बो वंश को राजवंश क्या है कि फ्रांस में था। ये जो अपन कह सकते हैं बुर्बो वंश में 16वां राजा था, 16वां लुई 16वां था ना, अंतिम रूप से देखा जाए तो यहाँ पर क्या होता है, बुर्बो वंश को सत्ता में वापस स्थापित कर दिया, क्योंकि उस समय जब क्रांति हुई ना 1700 फ्रांस में, देखो ये क्रांति कब हुई थी,
1789 में हुई थी। तो ये क्रांति का कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में हुई थी। तो उस समय राजा बुर्बो वंश था। तो देखो बुर्बो वंश है वो सत्ता में वापस स्थापित करना था। तो देखिए, क्योंकि आगे देखिए अब तो बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस में इन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस के इन इलाकों को खो दिया यानी जिन पर कब्जा नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्यों का कायम कर दिया गया ताकि भविष्य में फ्रांस का विस्तार न हो। कि सभी ने मिलकर, जो ब्रिटेन है, पर्सा है, ऑस्ट्रिया है, सभी ने मिलकर क्या किया कि फ्रांस पर इतने प्रतिबंध लगा दिए, फ्रांस की सीमा है उस पर बंटवारा कर दिया गया था। तो इस तरह पाबंदियां स्थापित कर दी गई थी कि भविष्य में फ्रांस है वो विस्तार न करे, युद्ध करने की न सोचे। आगे देखिए, अब देखो यहाँ पर ये क्या आ गया बीच में, अब देखिए ये कि नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया था जिसमें बेल्जियम शामिल था। तो कुछ भाग है नीदरलैंड राज्य यहाँ पर स्थापित किया जिसमें बेल्जियम शामिल था। और दक्षिण में पिडमोंट यानी दक्षिण में पिडमोंट में जेनोवा जोड़ दिया गया था। तो इस तरह अलग अलग जो भाग है उनमें जो पास में राज्य थे उनमें जोड़ दिया गया। जैसे दक्षिण में पिडमोंट में जेनोवा जोड़ दिया गया था। पर्सा को उसकी पश्चिमी सीमाओं को महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए थे। तो पर्सा है उसको पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दे दिए गए थे फ्रांस में से। जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया था। तो ऑस्ट्रिया है उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया था। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया गया था उस पर बरकरार रखा गया था। जो 39 राज्य स्थापित किए ना नेपोलियन ने, उस महासंघ को क्या है वैसा का वैसा रखा गया था, उस पर कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया था। तो पूर्व में रूस को क्या पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया था। जबकि पर्सा को सक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया था। इस सब का मुख्य उद्देश्य क्या था? उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्होंने नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया गया। उनका सबका उद्देश्य क्या था कि सभी राजतंत्रों को क्या है खत्म कर दिया था नेपोलियन ने। तो वापस से उन राजाओं को शासन दिलवाना था, ये उसका मुख्य काम था। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि मुख्य उद्देश्य क्या था? वापस से राजतंत्रों की बहाली हो, राजाओं का जो शासन था वही स्थापित हो जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। तो साथ में क्या है, एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था कि रूढ़िवादी वापस है वो यहाँ पर स्थापित किया जाए। ये देखो क्या हुआ है, दिक्कत हो गई नहीं। अब देखो आगे अपन पढ़ते हैं कि 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। निरंकुश का आप अच्छी तरह अर्थ पढ़ लिया, राजा एक निरंकुश होता है। वे आलोचना और असहमति यानी बर्दाश्त नहीं करती थी। आलोचना कि निरंकुश का कोई आलोचना नहीं करना चाहिए और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थी और उन्हें इन गतिविधियों को दबाना चाह जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। तो निरंकुश सरकार की जो भी अगर सवाल उठाती तो उन संस्थाओं को क्या है दबा दिया जाता था। अब देखो ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए। ये अपन पीछे भी पढ़ा है, सेंसरशिप के नियम की पाबंदियां लगा देना। ये देखो इसमें क्या थे, जिनका उद्देश्य अखबार, किताबों, नाटकों, गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था। यानी आपको पूछा जा सकता है ये सेंसरशिप के नियम क्या थे? अखबारों पर पाबंदी लगाना, किताबों पर, नाटकों पर, गीतों में, यानी सभी पर उन पर नियंत्रण कर लेना, उन पर पाबंदी लगा देना, वो होती है आपकी सेंसरशिप। अब देखो जिसमें फ्रांसीसी
क्रांति से जुड़ी स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते हैं, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार भी इसमें झलकते हैं। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति में उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। उदारवादी है काफ़ी उनको प्रेरित कर रही थी, कैसे जैसे है वो राजा का शासन है वो खत्म होना चाहिए। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था। तो जो नई एक रूढ़िवादी विचारधारा स्थापित की गई थी कब, ये अपन पीछे पढ़ा है ना 1815 में, तो उसके क्या है ये नहीं उदारवादी है सबसे पहले ये आवाज़ उठाई थी। उन्होंने प्रेस की आज़ादी की, जो अखबार है वो छापने पर पाबंदी लगा दी थी। उसके ऊपर क्या है कि प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए, स्वतंत्र रूप से अखबार छापने चाहिए। तो ऐसे उदारवादियों ने राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। तो इस तरह बच्चों अपने आज भाग पढ़ा है 4। अब देखो ये आपको चित्र क्या दिखाई दे रहा है इसमें, देखो इस चित्र में आपको दिखाई देगा कि देखिए कि चिंतकों का क्लब है एक 1820 में आसपास बनाए गए एक अनाम व्यंग्य चित्र है। इस व्यंग्य चित्र से ये क्या दिखाना चाहते हैं, देखो मुंह पर पट्टी बांध रखी है उन्होंने। क्यों बांध रखी है कि आप अगर शिक्षित हो तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए, आप मौन होकर के कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये अपनी एक बैठक में ऐसे विचार रख रहे थे। ये देखिए पढ़ लीजिए उसको कि बाईं तरफ की पट्टी लिखा है कि आज की बैठक, यानी जो आज की बैठक है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। दाईं तरफ बोर्ड क्लब के नियमों की सूची है जिनमें निम्नलिखित शामिल है कि इनमें पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी, कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं वो खामोश क्यों बैठे हैं। और ऐसी किसी स्थिति में बचने के लिए जब क्लब का कोई सदस्य बोलने के लोभ का शिकार हो जाए और सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरे बांटे जाएंगे। तो ये इस तरह बात है कि आप कब तक भाई मोहर सर ये नहीं कब तक मुंह बंद करके रहोगे, ये बैठक की गई है उन क्लबों के द्वारा। तो इस पट्टी के माध्यम से ये समझाना चाहते हैं। तो धन्यवाद बच्चों, आगे आप अगला भाग पढ़ेंगे। ये 4 पूरा हो गया है।